नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कैपेसिटर की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैपेसिटर AC पे किस तरह से काम करता है और DC पे किस तरह से काम करता है। इससे पहले मैंने आपको कैपेसिटर की बनावट के बारे में बताया था और इसकी ओवरऑल वर्किंग के बारे में बताया था, लेकिन आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, AC और DC दोनों पे अलग अलग देखेंगे कि AC पे किस तरह काम करेगा और DC पे किस तरह काम करेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज़ का अगला वीडियो लेके आऊँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन दोस्तों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कैपेसिटर का आविष्कार किसने करा, किसने कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बीच में नियम निर्धारण करा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कैपेसिटर की मेजरमेंट इकाई क्या होती है, साथ ही हमने कैपेसिटर के कार्य के बारे में जान लिया था। इस चीज़ को भी हम आज प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैपेसिटर की बनावट भी देख लिया था हमने, और कैपेसिटर के संबंध के बारे में, मतलब कितने पिकोफेराड बराबर कितने किलो पिकोफेराड या फेराड होता है, इस तरह का जो रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था, जैसे 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम होता था, इस तरह का जो संबंध है कैपेसिटर का उसको भी हमने पढ़ लिया था। और एक कैपेसिटर का कार्य सिद्धांत, कैपेसिटर किस सब तरह से काम करता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कैपेसिटर के कार्य सिद्धांत, लेकिन अलग अलग वोल्टेज पर, मतलब अलग अलग सप्लाई में, मतलब DC पे देखेंगे और AC पे देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कैपेसिटर के कार्य सिद्धांत DC पर, मतलब एक कैपेसिटर DC पर किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो कैपेसिटर का कार्य सिद्धांत DC पर, यदि किसी कैपेसिटर के सिरों के अक्रॉस, मतलब उसके टर्मिनल पर DC बैटरी से जोड़ दिया जाए, बैटरी हो या कोई भी पावर सोर्स हो, लेकिन DC से, ठीक है, अभी हम DC पर देख रहे हैं, DC से जोड़ दिया जाए तो कैपेसिटर DC सप्लाई से चार्ज हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे हम कैपेसिटर को DC सप्लाई से जोड़ते हैं तो क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब यदि कैपेसिटर के सिरों के बीच कैपेसिटर के सिरों से बैटरी को हटा दिया जाए, मतलब एक बार चार्ज हो गया, अब हमने बैटरी को या सप्लाई सोर्स को हटा दिया, तो कैपेसिटर में चार्ज डिस्चार्ज नहीं होगा। मतलब बैटरी हटाने के बावजूद भी कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच कोई इलेक्ट्रिकल चालकता वाला रास्ता नहीं है, मतलब उनके बीच किसी प्रकार का कोई सर्किट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कैपेसिटर जब बनावट पढ़ाया था उसमें बताया था कैपेसिटर में दो प्लेटें होती है जिनके बीच में डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ यानी इंसुलेटर पदार्थ होता है। तो इस कारण क्या होगा, इनके बीच में किसी प्रकार का कोई चालकता नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, किसी प्रकार का कोई चालकता नहीं होने के कारण उसमें वह डिस्चार्ज नहीं होगा, उनके प्लेटों के बीच कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिकल चालकता वाला रास्ता नहीं होता है। इस प्रकार बैटरी हटा लेने के बाद भी कैपेसिटर में चार्ज जमा रहती है, मतलब कैपेसिटर में चार्ज स्टोर रहता है। अब अगर कैपेसिटर के सिरों के बीच कोई लोड लगा दिया जाए तो एक चालक रास्ता बन जाता है। अब जैसे ये कैपेसिटर है, ये ठीक है, अब इनके बीच में अगर हम कोई लोड लगा देते हैं, जैसे इनके बीच में हम कोई लोड लगा देते हैं, ठीक है, कुछ भी लोड लगा दिया, एक कोई भी पर्टिकुलर लोड लगा दिया, तो क्या होगा, इनके बीच में एक चालकता वाला रास्ता बन गया दोनों प्लेटों के बीच। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच एक रास्ता बन गया, जिस कारण क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लग जाएंगे। ठीक है, जिस कारण क्या होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लग जाएंगे। तो लोड लगा दिया जाए तो एक चालक रास्ता बन जाएगा और कैपेसिटर के एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच इलेक्ट्रॉन्स बहने लगेंगे। यह दबाव
तब तक चलेगा जब तक कि सारा चार्ज ख़त्म ना हो जाए या ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, मतलब कब तक इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, जब तक कि इसमें चार्ज मौजूद है। ठीक है, यह कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्थिति कहलाती है। मतलब जिस समय हम कैपेसिटर से लोड ले रहे हैं उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्थिति कहलाती है। यह चार्ज का कैपेसिटर का डीसी सिद्धांत कहलाता है। यहाँ चार्ज गलत लिखा गया, तो यह क्या होता है, कैपेसिटर का डीसी सिद्धांत कहा गया। मतलब जब कैपेसिटर का काम डीसी पर क्या होता है, जैसे हम इसमें डीसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, यह अपने आप को चार्ज कर लेता है और यह चार्ज तब तक स्टोर रखता है जब तक कि हम इन कैपेसिटर के बीच में कोई लोड या कोई लोड ना लगा दें, जब तक यह अपने अंदर चार्ज को स्टोर रखता है। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हमने इसके लिए क्या करा, एक डीसी सोर्स लिया है जो कि है 11.8 वोल्ट डीसी का सोर्स है। ठीक है, एक अडेप्टर है, इसको मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। तो इससे हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे और हम एक कैपेसिटर लिया है हमने। ठीक है, ये कैपेसिटर होता है दोस्तों। ये कौन सा कैपेसिटर है, क्या है, आगे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तो क्या बताया, जब इन दोनों सिरों के बीच, जैसे ये दो टर्मिनल है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे दो टर्मिनल है, इन दोनों के बीच जब हम सप्लाई जोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेगा और यह तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि हम इसमें इन दोनों टर्मिनलों के बीच कोई लोड ना लगा दें। ठीक है, अभी देखो ये डिस्चार्ज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको डीसी पर किया मीटर को, और देखो यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत चार्ज बता रहा है, मैं इसको डिस्चार्ज कर देता हूँ बिल्कुल। ठीक है, अब देखना ये 0 वोल्टेज, ठीक है, 0 दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको सप्लाई से लगाते हैं। अब देखो इसमें लगभग 11.80 वोल्टेज के आसपास है। अब हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं, नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ दिया। अब क्या हो गया, ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। ठीक है, अब जैसे हम इसको हटा देंगे तो इसमें से चार्ज डिस्चार्ज नहीं होगा। देखो अभी आपको इसमें चार्ज दिख रहा होगा। ठीक है, 11 वोल्ट के लगभग ये स्टोर कर रखा है। अभी ये तब तक डिस्चार्ज नहीं होगा जब तक कि हम इन दोनों टर्मिनलों के बीच कोई लोड ना लगा दें। अब मैं एक बार लाइट को बंद कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ये डिस्चार्ज कैसे होगा। अब देखो मेरे पास एक ये एलईडी है। ठीक है, अब मैं इसको इन दोनों टर्मिनलों के बीच कनेक्ट करता हूँ। आप देखेंगे एलईडी थोड़ी देर के लिए जलेगी, हल्की सी। ठीक है, तो मैंने इसके एलईडी के पॉजिटिव को कैपेसिटर के पॉजिटिव में लगाया और नेगेटिव को नेगेटिव में लगा देते हैं। देखना बहुत हल्के से थोड़ी देर के लिए जलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक चार्ज स्टोर नहीं रख पाता। ठीक है, 1 मिनट, ये देखो। ठीक है, ये अभी भी जल रहा है। ये तब तक जलेगा जब तक कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज मौजूद है। देखो अभी भी चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा। जैसे जैसे इसके बीच में चार्ज ख़त्म हो जाएगा कैपेसिटर में, ये बंद हो जाएगा। तो ये होता है कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग। देखो अब ख़त्म हो गया, मतलब कैपेसिटर के अंदर मौजूद चार्ज सारा ख़त्म हो गया। तो ये होता है दोस्तों कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग। इसे हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर की वर्किंग ऑन डीसी। अब देखते हैं कैपेसिटर की वर्किंग एसी वोल्टेज पर। ठीक है, अब आता है कैपेसिटर की वर्किंग एसी पर। ठीक है, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट पर। ठीक है, जब किसी कैपेसिटर को हम एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो एसी वोल्टेज पोलैरिटी के अनुसार प्रत्यावर्तित रूप में पॉजिटिव और नेगेटिव होती रहती है। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। ठीक है, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। जब हम इसको एसी सप्लाई से जोड़ते हैं, अब एसी कैसे चलता है, एसी इस तरह से चलता है, हाफ साइकिल पॉजिटिव का चलता है, हाफ साइकिल नेगेटिव का। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे इस तरह से चला, ठीक है, एसी, तो क्या होगा, ये बीच में आपका इंसुलेटिंग प्लेट या आप कह सकते हैं इसको
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जब पॉजिटिव साइकिल आया तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव से चार्ज हो गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। फिर अगले ही टाइम क्या होता है, नेगेटिव आएगा। ऐसी पॉजिटिव नेगेटिव करके चलता है। ठीक है, जैसे ही एक हाफ साइकिल पॉजिटिव का आया, कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज। ठीक है, लेकिन जस्ट अगले पल क्या हुआ, नेगेटिव आया। ठीक है, एक हाफ साइकिल पॉजिटिव आने के बाद एसी का क्या होता है, हाफ साइकिल नेगेटिव आता है। जैसे ही हाफ साइकिल नेगेटिव आया, यहाँ क्या मौजूद है, पॉजिटिव। जैसे ही नेगेटिव आया तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या होता है, प्लस माइनस बराबर माइनस। ठीक है, तो यह क्या होता है, डिस्चार्ज हो गया। क्या हो गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। फिर अगला साइकिल, ठीक है, फिर अगला साइकिल पॉजिटिव का आया तो कैपेसिटर फिर चार्ज हो गया। फिर अगला साइकिल नेगेटिव आया तो क्या हो गया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव मिलके डिस्चार्ज। इस तरह से क्या होता है, एसी पर जो इस इनपुट होता है इसके अनुसार कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज, हाफ साइकिल में चार्ज होता है कैपेसिटर, हाफ साइकिल में डिस्चार्ज होता है। जिस कारण क्या होता है, इनके बीच में एक इम्पीडेंस उत्पन्न होता है। क्या होता है, इनके बीच में इम्पीडेंस उत्पन्न होता है। अब इसके बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो कि सप्लाई को आगे भेजने के लिए विरोध उत्पन्न करता है, क्योंकि इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है। तो क्या होगा, कैपेसिटर यहीं चार्ज डिस्चार्ज उत्पन्न होगा, जिस कारण मतलब चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा, जिस कारण एक विरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है, एक विरोध उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, ठीक है, इम्पीडेंस उत्पन्न होता है जो कैपेसिटर के मान के अनुसार होता है। मतलब कैपेसिटर की वैल्यू कितना इम्पीडेंस उत्पन्न होगा वो डिपेंड करता है कैपेसिटर की वैल्यू और कैपेसिटर की इनपुट सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, उत्पन्न होता है। एक कैपेसिटर में दी गई एसी वोल्टेज उसकी आउटपुट से प्राप्त, मतलब इनपुट जो हम एसी वोल्टेज देते हैं उसके आउटपुट में क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा सिग्नल प्राप्त होगा। मतलब जैसे ये हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, अब मैंने बताया जैसे यहाँ पे एसी के साइकिल चलते हैं। ठीक है, हाफ साइकिल में तो क्या हो गया, कैपेसिटर चार्ज हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया जब कैपेसिटर के एक प्लेट पर क्या होगा, अगर प्लस वोल्टेज एकत्रित होंगे, ठीक है, प्लस वोल्टेज एकत्रित होंगे तो दूसरे प्लेट पर क्या होगा, ऑटोमेटिक ही माइनस चार्ज जमा हो जाएंगे। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक डाल दूँगा। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर जैसे पॉजिटिव इकट्ठा हुआ या ऑटोमेटिक नेगेटिव बन गया। अब जैसे ही अगला साइकिल आया, यहाँ पर इसने क्या करा, पॉजिटिव को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव जमा हो गया। नेगेटिव जमा हो गए तो दूसरे प्लेट पर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ से क्या आउटपुट होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जस्ट उल्टा चार्ज जमा होता है दूसरे प्लेट पर। ठीक है, अब यहाँ पे अगला साइकिल आया पॉजिटिव का। ठीक है, पॉजिटिव आते ही यहाँ पे तो क्या जमा हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ से आउटपुट में क्या प्राप्त हुआ हमें, नेगेटिव। मतलब जो सिग्नल हम इनपुट में देते हैं जस्ट उसका उल्टा सिग्नल हमें प्राप्त होता है कैपेसिटर के आउटपुट में। किसमें, एसी में। ठीक है, डीसी में तो ओनली चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है, लेकिन एसी में क्या होता है, चूँकि एसी अल्टरनेटिंग रूप में होता है तो क्या होता है, कैपेसिटर एक बार चार्ज होता है एक बार डिस्चार्ज होता है, जिस कारण इनके प्लेटों में एक बार पॉजिटिव चार्ज एकत्रित होता है एक बार नेगेटिव चार्ज एकत्रित होता है, जिस कारण इनके बीच में एक इम्पीडेंस उत्पन्न होता है। इम्पीडेंस एक तरह का दबाव होता है, जो हम आगे कोयल वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा इम्पीडेंस क्या होता है। इम्पीडेंस के कारण ही क्या होता है, कैपेसिटर एसी को पास करता है।
क्या करता है, एसी को पास करता है और डीसी को रोकता है। ठीक है, चूँकि यहाँ इम्पीडेंस उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का सिग्नल आ रहा है, एक बार पॉजिटिव आ रहा है, एक बार नेगेटिव। तो एक बार प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, एक बार नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। इसी तरह से दूसरे प्लेट पर भी वही हो रहा है, एक बार पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक बार नेगेटिव। तो क्या हो गया, एक इम्पीडेंस उत्पन्न हो गया, एक दबाव उत्पन्न हो गया, जिस कारण क्या हो गया, हमें एसी का आउटपुट कैपेसिटर के दूसरी तरफ प्राप्त हो गया, लेकिन इनपुट सिग्नल के जस्ट उल्टा, इनपुट का जस्ट उल्टा सिग्नल हमें आउटपुट में प्राप्त होता है। ये होता है कैपेसिटर की वर्किंग एसी पर। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली, क्या कैपेसिटर वास्तव में एसी को रोकता है, एसी को पास करता है और डीसी को रोकता है। क्या ये सही है कि गलत है, हम इसको एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम देखते हैं कि क्या कैपेसिटर डीसी को पास करता है कि नहीं करता है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक डीसी सोर्स लिया है। ओके, ये डीसी सोर्स लिया है मैंने। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि आपको पता है ये कैपेसिटर का सिंबल है। ठीक है, अब हम लेंगे एक बैटरी, ये मान लो बैटरी है। ठीक है, बैटरी का एक टर्मिनल लिए, दूसरा टर्मिनल लिए। कैपेसिटर के एक टर्मिनल को हम बैटरी के पॉजिटिव या नेगेटिव से जोड़ देंगे। ठीक है, कैपेसिटर और एक मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर का रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब। कैपेसिटर का एक मल्टीमीटर का एक प्रोब कैपेसिटर के एक टर्मिनल से जोड़ दिया। कैपेसिटर के एक टर्मिनल कहाँ जोड़ा हमने, बैटरी के एक पॉइंट से। दूसरा टर्मिनल मल्टीमीटर के एक पॉइंट से। बैटरी का दूसरा जो टर्मिनल होगा उसको हम मल्टीमीटर के दूसरे टर्मिनल से। इस तरह से हम कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे। तो लगाते हैं। ये मैंने एक डीसी सोर्स ले लिया है, देखो इसमें सप्लाई चालू है, ये देखो। ठीक है, वोल्टेज दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैपेसिटर के एक टर्मिनल को इस पे लगा दिया। ओके, ये लग गया। ठीक है, मल्टीमीटर का एक टर्मिनल कैपेसिटर के एक पिन से लगाया, मल्टीमीटर का। ठीक है, और मल्टीमीटर का दूसरा पावर सप्लाई के दूसरे टर्मिनल से। ये पावर सप्लाई का एक टर्मिनल तो यहाँ लगा दिया कैपेसिटर में, दूसरा टर्मिनल हम मल्टीमीटर में। तो इसको लगाया तो देखो यहाँ पे कैपेसिटर डीसी को पास नहीं कर रहा है। ठीक है, कैपेसिटर डीसी को पास नहीं कर रहा है। अब देखते हैं हम कैपेसिटर क्या एसी को पास करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अब हम एसी सोर्स लाते हैं। तो एसी के लिए मैंने यहाँ पे 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लिया है, वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि हाई वोल्टेज एसी पे काम करना ख़तरनाक हो सकता है। तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने क्या करा, 9 वोल्ट एसी का यूज़ किया है। अब देखो मैंने यहाँ वोल्टेज मल्टीमीटर को एसी वोल्ट पे सेट किया है। अब आपको चेक करवा देता हूँ मैं यहाँ पे कितना वोल्टेज प्राप्त हो रहा है हमें। ये लगभग 10 वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको कनेक्शन यही रहेगा, बस यहाँ बैटरी की जगह हमारा एसी सोर्स होगा। तो हम कैपेसिटर को उसी तरह से जोड़ देते हैं। पावर सोर्स का एक टर्मिनल कैपेसिटर से जोड़ दिया। ठीक है, ये दूसरा टर्मिनल, और मल्टीमीटर का एक टर्मिनल कैपेसिटर से जोड़ दिया। ठीक है, अब मल्टीमीटर का दूसरा पावर सोर्स के दूसरे पॉइंट से। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे, देखो यहाँ 3.4 वोल्टेज के लगभग प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 3.5 वोल्टेज, लेकिन हमने तो दिया यहाँ पे 9 वोल्टेज, तो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ हुए। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप कैसे हो गए, तो मैंने बताया कि कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होने के कारण कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो पाता है। लेकिन एसी में चूँकि मैंने बताया आपको पॉजिटिव नेगेटिव का सिग्नल आता है, जिस कारण इम्पीडेंस उत्पन्न होता है, एक तरह की पावर जनरेट होती है, जिस कारण से दूसरे प्लेट पर
चार्ज जनरेट हो जाता है, जिस वजह से हमें यहाँ पे वोल्टेज प्राप्त हो रहा है एसी का, लेकिन कम। डिपेंड करता है ये कैपेसिटर किस मान का है। ये अगर और ज़्यादा मान का होगा तो इम्पीडेंस ज़्यादा होगा, तो आउटपुट में हमें वोल्टेज उतना ही प्राप्त होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक कैपेसिटर डीसी को रोकता है और एसी को पास करता है। तो दोस्तों देखा आपने कैपेसिटर किस तरह से एसी को रोकता है और एसी को पास करता है और डीसी को रोकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट को दोबारा समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।